And joining us live now is Rajesh Narwal, the father of young Indian Navy officer Lieutenant Vinay Narwal. He was only 26 years old and was one of the victims of the TRF terror in Pahalgam almost 3 months ago. Rajesh ji, प्रणाम. हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद राजेश जी. आज एक बहुत अहम कदम उठाया गया है यूएस की तरफ से, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा राजेश जी कि आप कैसे हैं, आपके परिवार के लोग कैसे हैं, आशा जी कैसी हैं, हिमांशी जी कैसी हैं, बताइए. शिव जी, हम कैसे हैं ये आपके कैमरे के सामने है तो बात अलग है, अदरवाइज हम कैसे हैं वो जस्ट इमेजिन कर सकते हो आप कि राउंड तक लोग कभी वो चेहरा सामने से नहीं जाता है. हम सभी लोग अब तक ट्रॉमा में हैं. सिचुएशन यहाँ तक हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स हैं 80 इयर्स के, मम्मी और पापा जी, बिटिया छोटी है और मेरी वाइफ और मासी. मैं उनके सामने रो भी नहीं पाता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हूँ. मुझे मजबूत दिखना पड़ता है उनके सामने कि किसी तरह उनको लगे कि ये मजबूत है, हमें संभाल लेगा, ठीक है, किस तरह परिवार चलाना है. मेंटल स्टेट किसी का भी ठीक नहीं है और चल रही है जिंदगी, धीरे धीरे होगा और भगवान पे भरोसा है. बट स्टिल ऑल ऑफ अस आर इन ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है. इतने दिन हो गए, आज तक भूल तो सकते ही नहीं है, बट टोटली ब्लैकआउट है दिमाग ना. नींद नहीं आती है किसी को भी, 2-3 घंटे से ज्यादा कोई नहीं सो पाता है. साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो दवाइयां दे देते हैं, वो भी कोई इलाज नहीं है, दूसरी बीमारियां लग गई छोटी मोटी. तो सब हम कैसे हैं, तो स्थिति ये है. राजेश जी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आप और आपके परिवार ने क्या एक्सपीरियंस किया इन 3 महीनों में. इसलिए मेरा पहला सवाल वो था. लेकिन जैसे आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद आज अमेरिका की तरफ से एक स्टेप लिया हुआ है. उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक्चुअली लश्कर ए तैयबा के एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट संगठन है, उनको डेजिग्नेट किया है कि एक फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप है. इसको आप कैसे देखते हैं राजेश जी? मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ कि ये जो स्टेप लिया है यूएस गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि आज एक ही रात में उन्होंने ले लिया. अब टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है, ये 2019 में इन्होंने बनाया था, जब जेएंडके से 370 हटाई थी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने. तो ये उसका मुखौटा है, उसकी शैडो है ये जी. जो एक्ट वो करता था, जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज उसकी थी, उस दिन से ही इसने 20 बार हम पे अटैक किया है, हमारे जवानों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियों पर, कानवाइज पर और हमारे सिटीजन्स पर. एक पीछे लॉयर थे वहां पर, उनको भी इन्होंने किया. और अभी 22 अप्रैल का मैं पर्सनली तो उसका विक्टिम मैं हूं, तो उसको तो पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब नहीं भूल सकता कि किस तरह से उन्होंने और किस सोच के साथ उस दुर्घटना को अंजाम दिया, जिसमें मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो यंगेस्ट था, 5 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वो हमने खोया है. तो ऐसे
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे यहाँ पर है, इंडिया में है, हमारे राष्ट्र में है, या इस दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी देश में, किसी भी कोने में है, उन पर सैंक्शंस ये नहीं कि भाई इस पर लगा दी तो हमारा काम हो गया। मैंने कहा है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिनकी विचारधारा इस तरह की है, समाज को बिखेरने का, उनमें दहशतगर्दी फैलाने का, उनको नुकसान पहुंचाने की जिसकी मंशा है, ऐसी विचारधारा है, वो कहीं पर भी है इस ग्लोब पर, उन सब पे ना केवल सैंक्शंस लगाए जाएं और केवल मात्र हमारे राष्ट्र द्वारा या यूएसए द्वारा लगाई जाए। इसके लिए तो ग्लोब में जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, जितनी भी हमारी सरकारें हैं, हम सबको लामबंद होकर के और उन पर ना केवल सैंक्शन लगाया जाए, जब हम उनकी फोटोज देख लेते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भी इसका ये सरगना है, इसका ये सरगना है, ये काम करता है, इसकी फंडिंग ये करता है, इसकी फंडिंग फलाना कंट्री करता है, इसकी फंडिंग वहां से आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो हमें पहचान तो है उनकी। तो उनको तो उनके ऊपर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि वो सांस ना लें इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है। उनको तो भट्ठी जो होती है ना, फर्नेस होती है, फर्नेस में डाल देना चाहिए, और उनके लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। मात्र सैंक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा। ये दुख और दर्द वो जानता है जिस तन लागे वो तन जाने, कि हम कैसे जी रहे हैं, आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे हम जिएंगे। तो ये चैलेंजेस किस तरह के, उस पेन के साथ, उस ग्रीफ के साथ जीना, तो ये इम्पॉसिबल है एकदम से। इसको सोच करके रूह कांप जाती है, जब भी याद करते पूरा बॉडी पेन करती है। तो इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और खाली ये नहीं कि इनको सजा दे दी, इनको पकड़ लिया, ये कर लिया, इनको पकड़ो और खत्म करो, और दुनिया में इनके लिए कोई जगह नहीं। और ये जो काम किया है यूएस ने, ऐसा भी नहीं मैं कहता कि ये एक दिन में हो गया। हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने वैश्विक स्तर पर इस बात को रखा। पहलगांव हत्याकांड के बाद तो इसके लिए ये दिन रात से लगे हुए थे, और वैश्विक स्तर पर इस बात को रखा गया, वैश्विक पटल पर रखा गया, जिसको सब लोगों ने संज्ञान में लिया। अभी तो ये शुरुआत है कि यूएस ने सैंक्शन लगाई है। जो भी हमारी और दूसरी महाशक्तियां हैं, वो सभी इस पर सैंक्शंस लगाएंगी, इनके खिलाफ एक्शन लेंगी। और इसमें मैं एक जरूर कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इस तरह के कि टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले जो भी मतलब एंटिटीज होती हैं, उनको कैसे क्रश करना है। पर इसके लिए तो बिल्कुल एकदम स्पेशलाइज होना चाहिए। आइडेंटिफाई किया, एक टीम अलग है, वो जाए और उनको खत्म। वो कहीं पर भी है, चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, यूएस में है, ईरान में है, इराक, किसी भी जगह दुनिया में है, उनके लिए कोई जगह दुनिया में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पेन ऐसी है ये कि जिसको लगती है उसको उस पेन का पता है। तो इसने तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने, इस पर सैंक्शंस लगाई, ये शुरुआत है। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि ये एंटी टेरर इशू में यूएस की तरफ से कहीं ना कहीं एक दोहरा मापदंड भी है, एक डबल स्टैंडर्ड भी है? क्योंकि एक तरफ से सैंक्शन कर रहे हैं ऐसे संगठनों को, लश्कर ए तैयबा जो एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, टीआरएफ तो सिर्फ एक मुखौटा है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। उनको डेजिग्नेट किया था 2001 में, 25 साल पहले उनको डेजिग्नेट किया था, और उनके जो नेता हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं है, एलईटी अभी भी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि एक डबल स्टैंडर्ड है इसमें? ट्रंप तो आसिम मुनीर के साथ खाना खाते भी हैं। नहीं, ऐसा मैं देखो उस लेवल की बातें मैं नहीं कह सकता, ना उस पर मैं कोई कमेंट ऑफर कर सकता हूँ। आसिम मुनीर की बात है, आसिम मुनीर को उस दिन पता चले कि जिस दिन उसका बेटा या बिटिया इस तरह से विक्टिमाइज हो, टेररिस्ट अटैक में वो मारे जाए, आसिफ मुनीर या आसिफ मुनीर जैसा कोई भी, उसकी आंख तभी खुलेगी, तब उसको पता चलेगा कितनी पेन होती है। या मेरे हाथ में यदि मैं कहूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं मेरे हाथ में दे वो शूट करने के लिए, और मैं उसके बेटे को मारूं या बिटिया को मारूं, तब उसको पता चलेगा कितनी पेन होती है।
इसमें ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर के साथ खाना खाते ट्रम्प साहब क्या करते हैं, ठीक है, एक तरीका होता है सरकारों का काम करने का, उससे बातचीत की होगी, पूछा होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद उन्होंने मीटिंगें की होगी, लगा होगा उनको कि यस इस पे सैंक्शन लगानी चाहिए, तो सरकार ने, यूएसए सरकार ने लगाई है। तो दोहरे मापदंड के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट हाँ इतना जरूर है कि जिसको लगती है जानता वही है। यदि कोई भी है, अभी हमने आसिम मुनीर का नाम लिया, यदि इसकी तरह की कोई और भी है, उसके घर में चोट लगे तो पता लगता है उसको कि इसको शायद देनी चाहिए इन चीजों को, या इनको कर्म करना चाहिए, क्रश करना चाहिए। राजेश जी, आखिरी सवाल, डिप्लोमेसी के लेवल पर जो डेजिग्नेट किया गया है टीआरएफ को, ये एक विक्ट्री माना जा रहा है अभी, और वो है भी, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं इसमें, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भेजे थे यूएस, और इसको एक लेवल में देखा जा सकता है कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री को लेकर कुछ एक्शन आगे होना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, या सिर्फ ये नहीं तो सिर्फ ये एक पेपर वर्क या एक लीगल पेपर वर्क रह जाएगा, एक्शन लेना चाहिए अब? हाँ सर, देखो मैं भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम में, तो मैंने पढ़ा है। तो ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो हमारी है ही, और मात्र इस पे सैंक्शन लगाया गया है, यहाँ तक ये बात नहीं रुकेगी। इन चीजों में टाइम लगता है, और इनके अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, और यूएस ही लेगा, और हम तो ले ही रहे हैं। हमारी सरकार तो बहुत ही सेंसिटाइज है ना, और सेंसिटिव है इन मामलों में, बहुत गंभीरता के साथ ले रही है, तो एक्शन तो होगा, पर हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, डेफिनेट एक्शन होगा। आखिरी सवाल राजेश जी, विनय सिर्फ 26 साल के थे, वो एक सैनिक थे, एक ऑफिसर थे इंडियन नेवी में। सिर्फ 3 महीने बीत गए हैं राजेश जी, और जैसे मैंने पहले ही बताया, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका परिवार ने कैसे गुजारा है ये 3 महीने। आप विनय को कैसे याद करते हैं? और मैं ये सिर्फ डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है आज। अब जहां तक विनय को याद करने की बात है, तो मैंने कहा कि 24 घंटे पठा वो दिमाग से निकलता ही नहीं है। सुबह उठता हूं तो वही दिखता है, बट उसको जिस ढंग से मैं याद करता हूँ, वो बचपन से ही एक हीरोइक पर्सनालिटी रहा है। कभी उसके मन में कभी डर नाम की चीज नहीं थी। हमेशा ही पता नहीं क्यों, छोटा सा बच्चा था तब से उसको फौज की गाड़ियां देखने में, फौजी वर्दी देखने में, फौजियों को देखने में तो बड़ी खुशी मिलती थी। मुझे कई बार ले जाते, मेरा घर सड़क के सामने ही है NH1 पे, तो गाड़ियां देखती थी तो पार्क में घूम रहे होते, पापा कहता चलो सड़क पे चलते देख के आएंगे। तो हीरोइक पर्सनालिटीज थी उसमें, और लीडरशिप क्वालिटीज थी उस बच्चे में, और बहुत ही बहादुर और एक नेक इंसान रहा है। मेरे मम्मी पापा ने, मैंने, वाइफ ने, हमारा इकलौता बच्चा है, तो हम चारों की 30 साल की मेहनत उसके साथ थी, 30 साल की जी। उसके लिए सबसे बड़ा सबक हमने सिखाया उसको, पर्टिकुलरली मैंने, कि कभी जिंदगी में जो आपकी आत्मा गवाही ना दे, विवेक गवाही ना दे, वो काम नहीं करना है, और सच बोलना है। सच बोल तो कभी आपको डर नहीं लगेगा। और ठीक उसी तरह उसने अपना जितने भी दिन इस दुनिया में भगवान ने उसको दिए, उसी ढंग से जिया, बिंदास होके जिया। एक हीरोइक पर्सनालिटी है मेरे लिए, और आज मेरा हीरो है, मेरा हीरो। राजेश जी, विनय पूरा देश के लिए एक हीरो है, और मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता हूं जब मैं बोलता हूं आपको कि पूरा देश की तरफ से आपके परिवार, आपको हम धन्यवाद करते हैं विनय का सेवा और सैक्रिफाइस, कुर्बानी के लिए। और हम विनय को कभी नहीं भूलेंगे। ये जो कार्रवाई हो रही है यूएस की तरफ से, इंडियन सरकार की तरफ से, हम उस पर अटेंशन जारी रखेंगे NDTV की तरफ से। और हमसे आज इस हेडलाइन को लेकर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू।